क्वेश्चन को समझा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, स्टाफ वर्किंग इन ए सीमेन बैंक, एक स्टाफ नर्स है, एक जो वर्कर है, हेल्थ केयर टीम का वर्कर है, वो सीमेन बैंक में काम करता है। सीमेन बैंक क्या होती है आप भी जानते हो, सीमेन बैंक कहाँ होती है, यहाँ पर सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर बेटा? यूज ए केमिकल, वो एक केमिकल काम में लेता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन सैंपल, वो सीमेन सैंपल को प्रिजर्वेशन करने के लिए एक चीज काम में ली जाती है। आपने कहा केमिकल फॉर प्रिजर्वेशन, एक प्रिजर्वेशन करना है उसको, उसके लिए केमिकल काम में लेना है। आपने कहा कि उसमें कुछ ऐड करना है, किसमें बेटा? सीमेन में। सीमेन में कुछ ऐड करना है उसे प्रिजर्वेशन करने के लिए, जिससे वो खराब ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो। एंड ऑफ द सीमेन सैंपल द एजेंट यूज्ड इज कॉमनली, कौन सा एजेंट है जिसको कॉमनली एज ए प्रिजर्वेशन के टाइम पर सीमेन में मिलाकर रखा जाता है, जिससे कि वो सीमेन खराब ना हो। आपने कहा प्रिजर्वेशन में केमिकल काम में ले रहा है, आपको समझ में आ रहा है? केमिकल काम में आ रहा है जिससे कि कोई प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे कि वो खराब ना हो। कौन? सीमेन। तो इसका आंसर क्या है? ईस्ट और वेस्ट। ओके जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर तुम सब ने दे दिया और मैंने भी इसका आंसर देख लिया। तो आपने कहा एक बात और, जितने भी अवेलेबल हैं सब इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं। आप सबका धर्म बनता है इन चीज़ों के बारे में जो मैं कह रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन इतना ही चाहिए आप लोगों से डेली, इतना मिलता रहता है, सारी फैकल्टी मोटिवेट रहती है और आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है बेटा? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन आपने कुछ ऐड किया है। क्या ऐड किया है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके में जितने आंसर आए हैं उन सब का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखो, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर सीमेन लिया था, मैंने कहा हाँ लिया है। आपने कहा सीमन को क्या किया? प्रिजर्व किया है। प्रिजर्व, मैंने कहा ठीक है प्रिजर्व किया है। आपने कहा किसमें प्रिजर्व करते हैं इसको? आपने कहा किसके अंदर प्रिजर्व करते हैं? किस प्रिजर्वेशन करने के लिए आप किस चीज का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर इसको प्रिजर्व किया जाता है? वो है बच्चे लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इस सीमेन को प्रिजर्व करने के लिए, नहीं इस सीमेन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ठंडा रखने के लिए। तो आपने कहा तो फिर ये लिक्विड नाइट्रोजन है क्या? लिक्विड नाइट्रोजन से आप इसको एक्सेसिव कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। कौन सा एनवायरनमेंट है? एक्सेसिव कोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण प्रोवाइड करते हो। किसको? सीमेन को। बात समझ में आई? आपने कहा ठीक है। इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये जो है आप जो एक्सेसिव कोल्ड दे रहे हो, जो कूलिंग कर रहे हो, इस कूलिंग को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? तो कूलिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है बेटा स्लो कूलिंग और एक है रैपिड कूलिंग। ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा एक है स्लो कूलिंग और एक है रैपिड कूलिंग। तो आपने कहा सर दोनों बता दो। स्लो कूलिंग क्या होती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी बिटवीन लिक्विड नाइट्रोजन की, और रैपिड कूलिंग क्या होती है? लिक्विड नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा स्लो कूलिंग के बारे में। तो आपने कहा स्लो कूलिंग कैसे करते हैं? ध्यान सुनना। सैंपल को, जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है, किसका बेटा? सीमेन का स्पेसिमेन लिया है, आप उसको 2 से, ध्यान से बच्चे, 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे और 2 से 3 बार आप उसको कूलिंग देते हो। एक साथ नहीं, रोक रोक के, पहले 2-4 घंटे दिए फिर रुक गए, फिर 2-4 घंटे दिए फिर रुक गए, फिर 2-4 घंटे दिए फिर रुक गए, और आपने ऐसा कितनी बार किया? 2 से 3 बार किया। और जब ऐसा कर लिया उसके बाद आपने इसको लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, -196 डिग्री सेल्सियस है, उस पर आपने इसको प्रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया बेटा? प्रिजर्व कर दिया। कितने पर? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है सीमेंट को प्रिजर्व करने के लिए? आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर है दैट इज 196 माइनस का डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा है बेटा? ये है स्लो कूलिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्लो कूलिंग के बारे में। अगर इसकी जगह रैपिड होता, इसकी जगह रैपिड होता तो क्या होता? तो रैपिड में क्या करते? 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए आप इसे डायरेक्ट क्या देते? कूलिंग, हाँ या ना? और देन आप इसको क्या कर देते? देन प्रिजर्व, प्रिजर्व इनटू
विच वन? लिक्विड नाइट्रोजन कौन सा? -196 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, वो नहीं किया आपने। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे आपने कूलिंग दी और वापस उसमें किसमें रख दिया इसको? लिक्विड नाइट्रोजन। आपने कहा सर 196 तो बहुत ज्यादा है। तो आप सबको इसका आंसर पता चल गया होगा, आंसर क्या है, हाँ या ना? तो आंसर इसका जो है वो आपको पता चल गया है और इसका आंसर साफ साफ है बच्चे। क्या क्या आंसर है इसका? बोलो, इसका आंसर क्या है? आंसर है जो भी है सी नहीं है। मतलब सी वो केमिकल नहीं है जो आपने सीमेन में मिलाया है प्रिजर्वेशन के लिए। तो सी क्या है? सी वो मीडियम है जिसमें आपने सीमेन को रखा है प्रिजर्वेशन के लिए। और मैंने आपसे पूछा है बच्चे क्या? केमिकल। मैंने आपसे क्या पूछा है? केमिकल पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी तो नहीं होगा। तो सी वालों के साथ मुझे बहुत ज्यादा सहानुभूति है। आप हौसला रखिए, आपको जरूर अगला आंसर मिलेगा। तो आपने कहा कि आंसर क्या निकल के आया? आपने कहा आंसर क्या निकल के आया? आंसर जो भी निकलेगा इसका कन्फर्म है कि इसका आंसर सी नहीं है, क्योंकि वो हम काम करते हैं किसके लिए? किसके लिए? आंसर है बेटे लिक्विड नाइट्रोजन। हम प्रिजर्वेशन में काम लेते हैं उस मीडियम के लिए, ना कि उसमें मिलाने के लिए। आप लिक्विड नाइट्रोजन को सीमेन के अंदर नहीं मिलाते। ओके, इसका मतलब लिक्विड ऑक्सीजन भी काम में नहीं आती है, क्योंकि ये तो मीडियम प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन तो मीडियम प्रोवाइड करते हैं। आपने एकदम जज्बात बदल दिए। बिल्कुल वही है, मैंने आपसे कहा था इतना आसान चीजें नहीं है। मेरी क्लास में आपको जो एज्यूम करते हो वो आंसर नहीं मिलेगा, तभी तो मैं आता हूं। समझ में आ रहा है? एक नई ओबीजी, एक नए तरीके से पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको, और आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएं। आपने कहा और बताओ सर, ड्राई आइस, आइस कितनी भी हो 196 तक नहीं जा सकती। आइस कितनी भी ड्राई हो इसका टेम्परेचर 196 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर ड्राई आइस भी नहीं है। इसका आंसर ड्राई आइस भी नहीं है। अब जो बचा है वो आंसर आपके सामने है, और आप बहुत फटाफट आंसर दे रहे हो कि मैंने कहा था बी है, मैंने कहा था बी है। बिल्कुल, तुम सब ने कहा था बी है, पर कहने वाले मात्र 5% थे। 95 ने कहा था लिक्विड नाइट्रोजन। मैंने कमेंट पढ़े थे तुम्हारे। समझ में आ रहा है? तो इतना आसान है नहीं। आपने कहा अच्छा ग्लिसरॉल काम में आता है। बिल्कुल ग्लिसरॉल काम में आता है। सीमेन को प्रिजर्व रखने के लिए किसी मीडियम में हम सीमेन में क्या मिलाते हैं? आंसर है सर 10% ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं बेटा? 10% ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, हाँ या ना? तो इन दैट कंडीशन 10% ग्लिसरॉल आर यूज फॉर एडिंग। आपने कहा सर ये क्या है? ये क्या है? ये प्रिजर्वेशन है? नहीं, ये क्रायो प्रोटेक्टेंट है। आपने कहा क्या नाम बोला इसका? क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या होता है? ठंड के प्रभाव से सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कूलिंग होती है -196 पर, स्पम निमट जाएगा। और जब स्पम की आत्मा परमात्मा से मिल गई तो फिर ये किसी काम का नहीं रहा। इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, और जो बचाते हैं वो कौन सा होता है? आंसर बेटा क्रायो प्रोटेक्टेंट। और क्रायो प्रोटेक्टेंट में कौन फेमस है? आंसर 10% ग्लिसरॉल। क्रायो प्रोटेक्टेंट। आपने कहा क्यों? अगर ये नहीं होगा तो अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे। किसके? क्रिस्टल ऑफ आइस। और क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा, इसका मतलब है कि स्पर्म डैमेज हो जाएगा। इसलिए जरूर मिला के रखना क्या चीज? आंसर है बच्चे क्या? 10% ग्लिसरॉल। 10% ग्लिसरॉल है अश्विनी दास। बिल्कुल बच्चे, आपको यहां जितना भी गलत करना है यही गलत करो। एग्जाम में जरूर याद आएगी मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं। एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका, ठीक है? अभी जो गलत करना है वो कर सकते हो। आपने कहा क्रिस्टल ऑफ आइस का यूज करते हैं। आपने कहा ठीक है सर, मैंने 196 पर मैंने रखा माइनस पे, और ये है ना जम गया। अब क्या करूं? जितना इंपॉर्टेंट जमाना था उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको पिघलाना। क्योंकि आप जमे हुए स्पर्म को अंदर नहीं डाल सकते। जमा हुआ स्पर्म अंदर जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मुझे पिघलाना पड़ेगा सीमेन को वापस से। तो आपने कहा ये भी सही कह रहे हो। तो आपने कहा कैसे पिघलाते हैं? तो पिघलाने का कोई अलग से मेथड नहीं है। आप जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि आप इसको थॉइंग कहते हैं उसको,
थॉइंग मतलब पिघलाना। आप इसे रैपिड थॉइंग मत कर देना कि मैं तो बहुत ज्यादा हीट दे दूं इसलिए फटाफट पिघल जाएगा और काम में ले लो, नहीं, आपको थॉइंग करनी है, पिघलाना है तो 37 डिग्री सेल्सियस पे रखो, धीरे धीरे पिघल जाएगा। न तुम्हें जल्दी है न मुझे जल्दी है। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं दिया स्पम तो कल मिलने वाला भी नहीं है। ये महिला वापस मिल जाएगी, जिसको स्पम चाहिए वापस आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो थॉइंग का प्रोसेस बहुत स्लो रखना है। आपने कहा कितने पे रखना है? 37 पे रखना है। कितने बेटा? 37 पे रखना है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो थॉइंग बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, इसलिए मैंने कहा है ऐसा मत करना कि सर है ना इसको गर्म कर दो 100 डिग्री। अरे गर्म नहीं करना है बे, गर्म से स्पम वैसे नहीं बढ़ जाएगा। क्यों? आप तो ये कहते हो कि अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 है, उसी पर जीना मुश्किल हो रहा है स्पम का, तभी तो बाहर आया था। अंदर इतनी गर्मी थी तभी तो कहाँ आया विस्फोटन में बनने के लिए। तो आप एक साथ उबालोगे तो ये तो वैसे ही नहीं बढ़ जाना है। बात समझ में आ रही है? तो थॉइंग करने के लिए टेम्परेचर कितना रखना है? आंसर है 37 रखना है। क्लियर बेटे? तो ये क्या 37 डिग्री, 37 डिग्री पर हम क्या करेंगे? इसको थॉइंग करेंगे। आपने कहा सर ये बताओ कि इतना जरूरी क्यों है प्रिजर्वेशन? सीमेन और ओवम के प्रिजर्वेशन इतने जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। सपोज करो आज आप फर्टाइल हो, आज आप में सीमेन में स्पर्म भी ज्यादा है और आपकी महिला के पास ओवम भी है। भविष्य में क्या पता कल क्या हो। अगर भविष्य में उसके पास ओवम नहीं रहा और आपके पास स्पर्म नहीं रहे तो आप तो किसी काम के नहीं रहे। तो बेटर है अपना प्रिजर्व करके रखवा दो, आपके काम नहीं आएगा तो किसी और के काम आ जाएगा। और एक बार प्रिजर्व कराने से क्या बार बार सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आप मेल तो क्या फटाफट सैंपल दे देगा, जाएगा रूम में और डब्बा भर के ले आएगा। प्रॉब्लम में फीमेल को आती है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एग हो या स्पर्म हो, इनका प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे जहां पर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ओके, सो दैट इज द इन दैट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट विच वन। पहला मुझे आपको आइडिया है कि आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है और आई थिंक आपको उसका आंसर मिल चुका होगा और वो आंसर है 10% ग्लिसरॉल। आई होप आपको इतना समझ आया। अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चे, अगला क्वेश्चन देखें। वेरी गुड, चलो आ जाओ। ओके, अरुण, कोमल, माही, ओके बच्चे, ओके, सो दैट ओके ऑल द स्टूडेंट, पहला सबका सही हो गया। आगे चले बच्चे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार हो जाओ बहुत जल्दी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपको लगता है ये तो मैं यूं कर दूंगा, बस आप यूं ही कर दो और फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों? और आप इस भरोसे मत रहना कि आपको ये जो क्लास हैं ये ऐप में मिलेंगी। ऐप में जब मिलेंगी तब सदियां हो जाएंगी। तो रोज क्लास ले लो तो बढ़िया है आपका। मेरी नहीं, हर टीचर की क्लास आप लाइव ले लिया करो। ऐप में अभी कोई अता पता नहीं है इन क्लास को ऐप में मिलने का। समझ में आ रहा है? तो अभी तो रिकॉर्डिंग वाली क्लास चल रही है, वही डाली जाएंगी। अभी कम से कम 3-4 महीने ये नहीं आने वाली हैं। तो बेटर है थोड़ा कंसंट्रेट इधर ध्यान दो। 1 घंटा निकालो अपने बहुत बहुमूल्य टाइम में से और उस टाइम का यहाँ यूज करो जिससे कि आपको क्लास मिल सके। ठीक है बच्चे? भावना पाटीदार सी, बहुत बढ़िया। कुलदीप ए, द वेराइटी कार, बहुत बढ़िया, एकदम वेराइटी बफर बना दिया आपने। बहुत शानदार। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसा एक भी नहीं जाना चाहिए जो बिना सब्सक्राइब करे और लाइक करे वीडियो को छोड़ दे, क्योंकि याद रखना फिर एग्जाम में सब भूल जाओगे, ये कुछ नहीं याद रहने वाला। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब इसका आंसर देना चाहिए, सबको इसका आंसर देना है हर चीज का जो मैं पूछ रहा हूं। फन टेस्ट फॉर ओवुलेशन, बहुत बढ़िया बच्चे। बी सी ए, बी सी ए डी भी आने लग गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने पॉइंट बोल रहा हूं कॉपी में लिखते रहना, बाद में नहीं मिलने वाले ये कहीं नहीं मिलने वाली, ना टेलीग्राम पे मिलेगी ना ऐप में मिलेगी, आपको ये लाइव ही मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया, आपने कहा सर एक बार समझा दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पिन बारगेट
और फन टेस्ट, स्पिन बारगेट और द फन टेस्ट ऑफ सर्वाइकल म्यूकस कॉज्ड बाय विच हार्मोन। ये जो अपीयरेंस है सर्वाइकल म्यूकस में हम टेस्ट करते हैं ओवुलेशन के लिए, ये टेस्ट क्या है बच्चे, ये कहलाते हैं टेस्ट ऑफ ओवुलेशन। बहुत बढ़िया बेटा, ओवुलेशन के लिए टेस्ट करते हैं। इनमें एक टेस्ट का नाम है बच्चे स्पिन बारगेट टेस्ट और एक का नाम है फन टेस्ट। बोथ टेस्ट आर परफॉर्म ऑन द सर्वाइकल म्यूकस, ये सर्वाइकल म्यूकस पर ही किए जाते हैं। बात इतनी समझ में आई है आपने का? ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है सर कौन से हार्मोन की वजह से, कौन से हार्मोन की वजह से वो दोनों चीजें मुझे देखने को मिलती हैं? आपने कहा कौन कौन सी? स्पिन बारगेट और फन टेस्ट। ठीक है बच्चे, चलो सबने इसका आंसर दे दिया। ओके, दैट इज ओके। प्रोजेस्टेरोन, भीम ने कहा प्रोजेस्टेरोन, प्रियंका बाजन ने कहा है डी। ओके, गोविंदा ने कहा है डी, सोनू बाबा कह रहे हैं डी। ओके, देन सपना ने कहा है बी, कोमल। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे, ध्यान रखना हर बच्चे को आंसर देना है। आपने कहा और बताओ, द जर्नल सिंह ने कहा डी, सुनीता ने कहा है बी। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा चलो एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये होते क्या है। आपको पता है सर्वाइकल के अंदर म्यूकस पाया जाता है, ठीक है बच्चे। सर्वाइकल म्यूकस से हम चेक करते हैं ओवुलेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, हाँ या ना। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। ये जो स्पिन बारगेट टेस्ट है, आप उसमें क्या करते हो, सर्वाइकल म्यूकस को लेते हो और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रखकर उसको ऐसे बाहर की तरफ खींचते हो। तो आप देखते हो कि जो म्यूकस है वो पतला होकर तार बना लेता है और वो तार लगभग 10 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। 10 सेंटीमीटर बड़ा नंबर है। तो वो तार जो है वो लगभग कितना हो जाता है बच्चे? आंसर क्या है? लगभग 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। अगर इतना है तो हम ये कहते हैं स्पिन बारगेट टेस्ट है। एक बात मुझे सोच के बताना, ये दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव आए, ये दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओवुलेशन, ये बताओ ओवुलेशन हो गया या ओवुलेशन होने वाला है? ओवुलेशन होने वाला है या ओवुलेशन हो चुका? ये बताओ मुझे कि इन दोनों का मतलब क्या है, कि अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो ओवुलेशन हो चुका है या ओवुलेशन होने वाला है? जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ सब। इसका आंसर तो फटाफट बेटा। हाँ, ओवुलेशन होने वाला है या ओवुलेशन हो गया है? आफरीन ने कहा ओवुलेशन हो गया है, वेरी गुड। ओके, हंसा ने कहा ओवुलेशन डन। ओके, होने वाला है और कह रहा है होने वाला है और कह रहा है कि ओवुलेशन हो चुका है। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया, हो गया, होगा, होने वाला है, बधाई हो गया है, बहुत बढ़िया, डन। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, या तो तुमने ये चीजें ढंग से पढ़ी नहीं है और या तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है इसको लेके। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, जो मेरी बात है बड़े ध्यान सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन हुआ नहीं है। ओवुलेशन हो जाएगा तो ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आएंगे। अगर ये दोनों टेस्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब ओवुलेशन हो चुका है। अगर मैं कहूं कि मुझे दोनों टेस्ट में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं, तो मैं कहूंगा ओवुलेशन हो चुका है। अगर ये अच्छी रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कौन? स्पिन बारगेट टेस्ट और फन टेस्ट, इसका मतलब है अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ है। यानी अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ है, यानी ये प्री ओवुलेटरी फेज है। और प्री ओवुलेटरी फेज में जो सबसे ज्यादा असर होता है वो किस हार्मोन का होता है? अब तो इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर गलत इसलिए दे रहे थे क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि ये दोनों टेस्ट ये बताते हैं कि ओवुलेशन हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बताते हैं कि ओवुलेशन होने वाला है, न कि ये बताते हैं कि ओवुलेशन हो चुका है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा कि होने वाला है, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप इसे ये मान के चलोगे कि ये ओवुलेशन हो चुका है, तो आप इसके हार्मोन का कभी भी सही आंसर नहीं दोगे। तो जिन्होंने इसका आंसर सी दिया है, जिन्होंने इसका आंसर सी लिखा है प्रोजेस्टेरोन, वो ये मानते थे कि ये टेस्ट होने का मतलब है कि ओवुलेशन हो चुका है।
अब तो समझ में आया बच्चे। और आपको ये माइंड से कंफ्यूजन निकाल देना है, जो भी गलत डाटा है वो हटा देना है। ये टेस्ट ओवुलेशन हो गया, इसके बारे में नहीं बताते, ये बताते हैं ओवुलेशन होने वाला है। और जब ओवुलेशन से पहले जो होता है उसमें सबसे ज्यादा असर होता है कौन से हार्मोन का? आंसर है बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन का। अब क्वेश्चन पूछा जाए, स्पिन बार्गेट और फन टेस्ट आर गिविंग द कैरेक्टर ड्यू टू द आंसर ईस्ट्रोजन। कौन सा आंसर है बेटा? ईस्ट्रोजन, नॉट प्रोजेस्टेरोन। फिर इसको स्पिन ओवुलेशन का मतलब मैं क्वेश्चन दोबारा फिर इसको ओवुलेशन साइन क्यों कहते हैं? ओवुलेशन साइन ये कहते हैं कि ओवुलेशन होने वाला, मुबारक हो, होने वाला है। आप जब किसी को कह देते हो कि कोई प्रेगनेंसी के साइन दिखा रहा है तो क्या कहते हो? प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो गई? नहीं ना, आप क्या कहते हो कि इसको बच्चा होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको ओवुलेशन साइन बोल देते हैं। पर ओवुलेशन का मतलब ये बताता है कि ओवुलेशन होने वाला है, तैयारी शुरू करो। समझ में आ रहा है? आपने कहा इसका आंसर क्या आएगा? आंसर जाएगा बी, ईस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द विच वन? स्पिन बार्केट और फन टेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। सुरेंद्र कुमार डाटा ए, माय राइट। ओके, जो भी है सबका, जिसका राइट रहा उसे मुबारक हो, जिसका गलत है वो अब गलत मत करना। आपने कहा और बताओ सर इसके बारे में। चलो एक सुन लो, आप आए हो तो नई बात सीख के जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी कि आपको मैं कुछ नया बताऊं। आपने कहा सर्वाइकल म्यूकस सुने हो? मैंने कहा सुने तो हैं सर। सर्वाइकल म्यूकस दो होती है, एक होती है ई म्यूकस और एक होती है जी म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस को जो हार्मोन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ई म्यूकस और जी म्यूकस। जो ई म्यूकस होती है वो होती है थिन एंड वाटरी, और जो जी म्यूकस होती है वो थिक और स्टिकी। क्लियर है? आपने कहा ठीक है सर। अब बताओ जी म्यूकस का रीजन कौन है? जी म्यूकस का रीजन है प्रोजेस्टेरोन और ई म्यूकस का रीजन है ईस्ट्रोजन। तो ई म्यूकस प्रेजेंट बिफोर ओवुलेशन और जी म्यूकस प्रेजेंट आफ्टर ओवुलेशन। समझ आया बच्चे? तो आपने कहा ये सब जो आता है वो आपको समझ लेना चाहिए कि ई म्यूकस और जी म्यूकस के बारे में। यानी ई म्यूकस बिफोर ओवुलेशन और जी म्यूकस आफ्टर ओवुलेशन। यानी आफ्टर ओवुलेशन किसका असर ज्यादा होगा? प्रोजेस्टेरोन का। और बिफोर ओवुलेशन किसका स्टार्ट होगा? आंसर बच्चे ईस्ट्रोजन का। तो हम कौन सा बता रहे हैं आपको? ई म्यूकस के बारे में बता रहे थे, जो तार बनना है। बिलिंग मेथड पढ़ा होगा आपने, बिलिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिलिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ड ऑन द स्पिन बार्गेट टेस्ट। जो स्पिन बार्गेट टेस्ट है इस पे डिपेंड करता है कौन? आंसर है बेटा क्या? थिंग इज दैट विच वन? बिलिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ये टेस्ट मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के कौन से डे पर करते हैं? इस टेस्ट को करने का प्रियंका शर्मा जो भी करो, आपको ये देखना है कि तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई फिक्स समय नहीं है। अब बेटा देखो, शाहरुख रिजवी किसने क्या बताया क्या नहीं बताया, मैं इसका आपको इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपको भरोसा है और आप एक नंबर सही चाहते हो एम्स के एग्जाम में, तो आप प्रोजेस्टेरोन टिक मत करना, आप टिक करना। एक बच्चा लिख रहा है कि सर फर्न टेस्ट का रीजन किसी ने बताया था प्रोजेस्टेरोन। नहीं, गलत है। फर्न टेस्ट का जो रीजन है वो ईस्ट्रोजन होता है। इसका मैं साइंटिफिक प्रूफ दे देता हूं आपको। आप ऐसे मत सोचो, किसी बात का लॉजिक नहीं होता, हर बात का लॉजिक होता है, आप बस समझने की कोशिश करो। आपने कहा सर्वाइकल, मैं बताता हूं फर्न टेस्ट कैसे बनता है। सर्वाइकल म्यूकस, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। सर्वाइकल म्यूकस में NaCl पाया जाता है और इस NaCl पर रिएक्ट करता है कौन? आंसर है ईस्ट्रोजन। जब इस सर्वाइकल म्यूकस पर ईस्ट्रोजन रिएक्ट करता है तब जाकर फर्न जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और ये जो फर्न जैसी स्ट्रक्चर बनती है दैट इज द फर्न टेस्ट। बात समझ में आई है? समझ में आया बच्चे जो मैं कह रहा हूं? तो आपने कहा फर्न टेस्ट नेहा सोलंकी बिल्कुल करते हैं, एमनियोटिक फूड पे भी करते हैं, और यहां इस केस में मैं कर रहा हूं बेटा किस पर? मैं सर्वाइकल म्यूकस पे कर रहा हूं। मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। समझ में आया नेहा सोलंकी जी मैम?
आपने कहा ठीक है सर। उसने कहा कि इन दैट कंडीशन सर्वाइकल म्यूकस में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके ऊपर ईस्ट्रोजन की रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो फन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। आपने कहा माइक्रोस्कोपी से देखने पर वो फन जैसा दिखाई देता है। फन डिसअपियर हो जाता है अगर आप ओवुलेशन के बाद वाली म्यूकस लेते हो। ओवुलेशन के बाद वाली म्यूकस लोगे, उसमें फन दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म मोटाइल कैसे करेगा? स्पर्म मोटाइल कैसे करेगा? सर्वाइकल म्यूकस थिक है, अगर आपने इंटरकोर्स ओवुलेशन के बाद किया है, काफी टाइम के बाद, तो वैसे ही नहीं करेगा एंट्री। और आपने उसी समय किया है तो आपने पोस्टीरियर में डाला है। आपने कहा उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन थिक करता है। एक चुटकी के अंदर तो क्या थिक नहीं हो जाता? आपने पढ़ा है ना पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पढ़ा है, वो भी तो मेथड वही है कि आपने कहा प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है कि प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्शन को कम, कॉन्ट्रासेप्शन बढ़ा देता है, फर्टिलाइजेशन के चांस कम कर देता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो आपने कहा कि अभी आप इतना समझो कि जो फन टेस्ट है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा ईस्ट्रोजन। क्या रीजन है उसका? ईस्ट्रोजन। बात देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर सर इसको ओवुलेशन से मिस्टर हरीश 3 बार बता दिया बेटा, कानपुर में हड़ताल है। मैंने 3 बार बताया है कि इसको ओवुलेशन साइन क्यों कहते हैं। ओवुलेशन साइन प्रेगनेंसी का, आप कहो प्रेगनेंसी के टेस्ट करते हैं तो क्या डिलीवरी हो गई है? 9 महीने बाद डिलीवरी होती है ना। ओवुलेशन होने वाला है ये चेक करते हैं, ओवुलेशन हो गया ये चेक नहीं करते हैं। और ओवुलेशन हो जाएगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा कौन सा स्पिन बार्गेट टेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो स्पिन बार्गेट टेस्ट दोनों टाइम कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। ओवुलेशन से पहले तार दिखाई देगा, ओवुलेशन के बाद तार दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? ओके, समझ आया बच्चे? तो ठीक है। आपने कहा सर कैसा दिखने में होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज स्पिन बार्गेट टेस्ट। लगभग कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर खिंच जाता है। और ये जो दिख रहा है ये है बेटा कौन सा? फन टेस्ट। कौन सा है? फन टेस्ट। बात समझ में आई है? चलिए बच्चे, तो आपने कहा कि हर वो चीज, सर तार बनने का मतलब है कि ये इस म्यूकस में इतना लिक्विफिकेशन है कि खिंचने पर टूट नहीं रहा। अगर ये थिक होता ना तो थिक होने के बाद ज्यादा नहीं खिंचता। थिक चीजें ज्यादा नहीं खिंचती, ये फटक से टूट जाती हैं। वो खिंचता है जो मुलायम होता है, वो खिंचता है जिसमें लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है। अब पानी नहीं है, ये है तो म्यूकस ही। आप कहते पानी तो खिंचता नहीं है, पानी म्यूकस थोड़ी है। तो म्यूकस जो पतला होगा, पानी जैसा नहीं, जो नॉर्मल म्यूकस होगा उसका तार ज्यादा बनेगा कंपेयर टू थिक म्यूकस के। समझ में आ रहा है ना? और जिसमें तार बना ना वो बेकार बना, जिसमें बना ये तार वो सर्वाइकल म्यूकस है बेकार, मतलब अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ। अब समझ में आएगा? तार बना बेकार बना, अभी ओवुलेशन हुआ नहीं है, होगा ओवुलेशन। तो मतलब प्रेगनेंसी में नेगेटिव भाई धन में क्या नेगेटिव आएगा प्रेगनेंसी में? हरीश कुमार राठौर बेटा आज क्या खा गया है? प्रेगनेंसी में क्या नेगेटिव आएगा? हाँ, फन टेस्ट देखो, तुम्हें जो आता है वो जरूरी नहीं है कि तुम इस क्वेश्चन में उसको साम लो। तुम्हें एक चीज पता है, कुछ विद्वानों को ये बात पता है कि फन टेस्ट एम थोड़ी में करते हैं, तो उसको बार बार लिखने से बदल नहीं जाएगा। और मैं भी इसको गलत साबित नहीं कर दूंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लूइड एम्नियोटी तब बता दूंगा इसके बारे में। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सर्वाइकल म्यूकस के बारे में, तो कृपया यहीं तक आप लिमिटेड रहें तो बढ़िया है। हमें हर चीज हम आपको बताएं इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटे क्लास में मैं कितना दे पाऊंगा आपको? समझ में आ रहा है? तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम दूं, तो आपने वो बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है बेटा? आपने कहा ठीक है सर, और बताओ और क्या चीज़ है। एक बात जरा ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ याद रखनी थी कि फन टेस्ट और स्पिन बार्गेट टेस्ट ओवुलेशन से पहले पॉजिटिव होते हैं। जो साइन है वो ओवुलेशन के पहले आते हैं बस, और इसका रीज़न है ईस्ट्रोजन। इतना याद रखना, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। भाई का भरोसा रखो, सबका हुआ है तुम्हारा भी होगा, सबका करवाया है तुम्हारा भी होगा। ठीक है? ओके बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉस सूर्या की डिमांड पर, अगला क्वेश्चन बिल्कुल शिखा गुप्ता सही का। और एक साथ थिक नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन होते ही प्रोजेस्टेरोन के बम्बाल लग जाते हैं।
धीरे धीरे बढ़ता है, कॉर्पस ल्यूटियम में धीरे धीरे बनाएगा, तब धीरे धीरे थिक होगा, इसलिए पहले कर लो तो बेटर है, कंसीव कर लोगे बाद में प्रॉब्लम है। समझ आए बच्चे? ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, वही तो कि जय सही कह रहा है, पता नहीं क्या करवाना चाहते चलती क्लास में मेरे से। क्वेश्चन पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और बताएं किसका आंसर किया जाएगा, ठीक है बेटा। एक कपल कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी, एक कपल है जो कंप्लेन कर रहा है इनएबिलिटी की, क्या कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और काफी सालों से क्या कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बहुत सालों से लगे हैं पर उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है, लगभग 4 साल हो गए उनको ट्राई करते करते। तो आपने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, पहले आ जाते आप। इन ऑल द टेस्ट आर फीमेल ऑन, और फीमेल को देखा तो फीमेल क्या निकली, पूरी तरीके से नॉर्मल। ओहो, अब तो प्रॉब्लम मेल में है, और मेल की प्रॉब्लम है तो मेल की प्रॉब्लम तो बताने में बेचारा शर्माएगा। इसने कहा सीमेन लेके आओ जरा अपना, वो सीमेन लेके आया और सीमेन के एनालिसिस में कुछ फाइंडिंग आई है जो आपके सामने है। वॉल्यूम आया है 0.8 ml, क्लियर है। स्पर्म काउंट आई है 0, नील बटे सन्नाटा, क्लियर। और फ्रक्टोज आया है एब्सेंट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, अगला बेस्ट स्टेप क्या करूं, ये कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबने इसका आंसर देना शुरू कर दिया, कोई रहना मत, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि बिना आंसर दिए निकल लिए। आंसर करो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करे तो बेटा पाप लेके जाओगे यार। अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बगल का घंटा नहीं बजाया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो पाप लेके जाने वाले हो आज, ठीक है। तो आपने कहा फ्रक्टोज भी एब्सेंट है और स्पर्म काउंट भी इसकी 0 है और वॉल्यूम भी इसका 0.8 ml है। बात समझ में आई है? आपने कहा आंसर आ रहे हैं, रुचि बोल रही है ए, अमजद डी बोल रहा है डी, दिनेश ओके, जल्दी आंसर तो सब लोग फास्ट आंसर करो बच्चे। प्रिया बोल रहा है ए, मुकेश बी, पीयूष ए, ओके, गौरी ए, बहुत बढ़िया, ए बहुत बोल रहे हो भाई तुम। मतलब एक बात तो कन्फर्म है, तुम इसका आंसर ए नहीं होने दोगे, क्योंकि तुम इतना बहुतायत में इसका आंसर सही देते हो, मतलब कि वो ऑप्शन मुझे काटना पड़ता है। तो ए वालों इतना आंसर मत दो, इसका मतलब है मैं अभी काट दूंगा ए को। तो हाँ बहुत बढ़िया, फाइन नीडल एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया। आरती जहांगीर ने बोला है बी, पुलकित ने बोला है ए, अजय ने बोला है ए, आरती डी, प्रवीण ओके, एजुस्पर्मिया, प्रिया यादव ओके, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चलो सबने आंसर दे दिया, इसका मतलब अब मैं आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो था ये, व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, अगला ही स्टेप कौन सा करूं। जैसे ही सीमेन की रिपोर्ट आई, अगला मुझे क्या टेस्ट करना चाहिए था। एक बात आप अच्छे से जानते हो, जो नहीं जानते वो आज जान जाओ कि वॉल्यूम लगभग होता है नॉर्मल वॉल्यूम होता है 2 to 6 ml। नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है 2 to 6 ml, क्लियर है। इस वॉल्यूम का 70% आता है सेमाइनल, कहां से बेटा, सेमाइनल वेसिकल से। कहां से आता है, सेमाइनल वेसिकल। इस सेमाइनल वेसिकल में पाया जाता है फ्रक्टोज और इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। बहुत बढ़िया, अब इसके आंसर सही लगने लगे मुझे। हाँ सुशील बेलवा, जितना बड़ा तूने ए लिखा है उतना ही बड़ा तेरा आंसर गलत है, ये कन्फर्म है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा अब ये क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रक्टोज पाए जाते हैं सीक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल के अंदर, और सेमाइनल वेसिकल का नेचर होता है सीक्रेशन का एल्कलाइन। क्या होता है बेटा, एल्कलाइन। इतनी बात समझ में आई, ओके।
आपने कहा सर फ्रक्टोज एब्सेंट है, ओके फ्रक्टोज एब्सेंट है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो सेमाइनल वेसिकल है ही नहीं इस बच्चे के अंदर, इस इंसान के अंदर सेमाइनल वेसिकल है ही नहीं, ओके, और या फिर इजैकुलेटरी डक्ट ब्लॉक है। तो आपने कहा कि अगर इसके अंदर फ्रक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज एब्सेंट है, तो इसके एक रीजन क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, और एक दूसरा हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट। आराम से बच्चे, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। आपने कहा ठीक है सर, इसके दो रीजन बता रहे हो कि या तो इसमें एब्सेंस है क्या, सेमाइनल वेसिकल, और या इसमें क्या है बच्चे, इजैकुलेटर है ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज नहीं है। आपने कहा ठीक है सर। स्पर्म आपने कहा सर बहुत कम आ रहा है सीमेन, तो सीमेन कम ही आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट था 70% वो तो मिल ही नहीं रहा सीमेन के अंदर। कौन था वो, सीक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। जब यही नहीं मिलेगा तो 2 से 6 ml कैसे होगा, फिर 2 से 6 ml नहीं हो सकता, कम होगा, और कम ही तो बताया मैंने कितना, 0.8 ml। समझ में आ रहा है बच्चे। तो आपने कहा ये जो चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, 5-15 भर्ती निकलनी चाहिए, अब 15 भर्ती नहीं, अच्छा भर्ती पे, मुझे लगा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान तो भर्ती पे। भर्ती 1 लाख भी आ जाए ना बिना पढ़ाई के तो भी नहीं होना, और होने वाले का एक सीट पर हो जाता है। आपकी इंटेंशन और आपका फोकस आपका सिलेक्शन करवाता है, आपकी सीट संख्या आपका सिलेक्शन कभी नहीं करवाती। जो पढ़ेगा उसका होगा। अब तक सबका ऐसे ही हुआ है, पढ़ने से, न सीट बढ़ाने से हुआ है, न इसको रेशो बदलने से हुआ है, जिसका भी हुआ है पढ़ने से हुआ है। समझ में आ रहा है। तो कृपया इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। ये चीज़ नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि इतनी सीट हो जानी चाहिए, एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रोना जिंदगी भर लगा रहेगा। समझ आ रहा है बच्चे। तो बाकी आपकी इच्छा है, मैंने बोल दिया जो आपको बोलना था, आप समझदार हो। तो बेटा वॉल्यूम कम आया है, और आपने कहा स्पर्म इसके अंदर है नहीं, तो हो सकता है कि इजैकुलेटर ब्लॉक हो रही हो। आपने कहा ठीक है सर। कैरियोटाइपिंग, आपने कहा डी आंसर क्यों नहीं है इसका, इसका आंसर डी नहीं है। आपने कहा क्यों, कैरियोटाइप हम करते हैं फॉर क्रोमोसोम, और मैं यहाँ क्रोमोसोम की स्टडी नहीं कर रहा, मैं यहाँ सीमेन की स्टडी कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे कैरियोटाइप से कोई लेना देना नहीं है। कैरियोटाइप में हम सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे। तो क्रोमोसोम हमने कहा कि कैरियोटाइपिंग इस कंडीशन में करना बिल्कुल गलत है, तो इसका एक आंसर तो मैं हटा देता हूं, कैरियोटाइपिंग डी वाले। कोई बात नहीं, दुख मत मनाओ, बाकी भी तुम्हारे साथ बहुत से गलत है, क्योंकि और ऑप्शन वाले भी आंसर तो एक ही है ना। आपने कहा ठीक है। और बताओ, लोकल पाल्पेशन ऑफ वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस को लोकल पाल्पेट करके देखो। लोकल पाल्पेट करने से आप क्या देख लोगे, इतना बड़ा ट्यूमर नहीं होता कि आपको वासा डिफरेंस में दिख जाए कि ट्यूमर है, इसलिए है ना स्पर्म ऊपर नहीं जा रहे। बात समझ में आ रही है। और अगर वासा डिफरेंस में ब्लॉकेज है तो हो सकता है वो सेमाइनल वेसिकल से पहले हो, तो फिर सेमाइनल वेसिकल का सीक्वेंस तो बाहर आना चाहिए था। समझ में आ रहा है। इसका मतलब पाल्पेशन करके वास का आपको कोई आइडिया नहीं मिलने वाला। पाल्पेशन तब करके देखते जब आपको वासेक्टोमी करनी होती है। तो इसका मतलब है कि वास को पाल्पेट करने से कुछ भी नहीं होगा। सत्यबी शर्मा, थैंक यू बेटा, ऑलवेज मोटिवेटेड लाइक यू। आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन लोकल पाल्पेशन करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं ए और बी की, टेस्टिकुलर एफएनएसी और यूएसजी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। अब आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था। व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, अगला सीमेन एनालिसिस के तुरंत बाद आप एफएनसी नहीं कर सकते। अरे अभी और भी टेस्ट बाकी हैं, वो टेस्ट करके देखो। जब वो टेस्ट रिजल्ट नहीं देते हैं तब जाकर एंड में की जाती है क्या, टेस्टिकुलर एफएनएसी। आप सीमेन के बाद डायरेक्ट एफएनसी मत करना। एफएनसी तब करते हैं जब मुझे टेस्टिकुलर फंक्शन चेक करने होते हैं। आपने कहा एक बात बताओ, अगर टेस्टिस नहीं बन रहे होते, मैंने मान लिया अगर टेस्टिस नहीं बन रहे, टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे होते तो स्पर्म काउंट 0 होता, मैं एग्री हूं। पर फिर फ्रक्टोज कहां गया, फ्रक्टोज नहीं है, इसका मतलब टेस्टिस की प्रॉब्लम के अलावा और भी प्रॉब्लम है।
बात समझ में आ रही है? स्पर्म काउंट 0 के हिसाब से आप ये कर सकते हो टेस्टिकुलर एफिशिएंसी, पर अगर फ्रक्टोज एब्सेंट है इसका टेस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, और आप टेस्टिकुलर की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हो, स्पर्म काउंट से पता चलती है, बाकी का फ्रक्टोज का क्या हुआ? फ्रक्टोज नहीं आया, प्रॉब्लम सेमाइनल वेसिकल के आसपास की है। बात समझ में आ रही? इसलिए आप टेस्टिस के पीछे हाथ धो के मत पड़ो, बिना मतलब छेद कर दोगे उसमें आप, और टेस्टिस में छेद हो गया तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जानी, लीक कर गया तो। ये मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, आप समझो, आप डायरेक्ट किसी को एफएनसी नहीं कर सकते, और एफएनसी करते भी हैं तो मुझे फ्रक्टोज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हाँ, डायरेक्ट सुई नहीं लगानी, इंद्र कुमार पांडे सही का। बात समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा बायोप्सी क्यों करेंगे? बायोप्सी कहाँ कर रहे हैं? कोई बायोप्सी नहीं कर रहा बेटा, मैंने सोनोग्राफी बोला है, आप सोनोग्राफी करोगे, इसका आंसर है बी। आपने कहा सोनोग्राफी करेंगे, कौन सी सोनोग्राफी? ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी, ट्रांस रेक्टल, रेक्टम के थ्रू करूंगा सोनोग्राफी। क्या देखने के लिए? लॉग मैं देखूंगा सेमाइनल वेसिकल है या निकल लिए, कौन? सेमाइनल वेसिकल। मैं देखूंगा इजैकुलेटरी डक्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है, और इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी तो करनी है, और कौन सी करनी है वो मैं बता देता हूं बेटा, आंसर है ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी। और ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी करेंगे। आपने कहा इसमें क्या करते हैं? इसमें मैं देख लेता हूं किसको बच्चे? सेमाइनल वेसिकल को इजीली विजिबल हो जाता है, और इसमें मैं इजैकुलेटरी डक्ट को भी चेक कर लेता हूं, तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी इससे। मुझे जरूरत नहीं है सीधे एफएनसी करने की, मैं सोनोग्राफी से काम चला रहा हूं। तो सीमेन टेस्ट के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आंसर है ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर के सोडाला बिल्कुल सही कहा बेटा, दैट इज द ओके। ओके, मुकेश गोयल ने कहा आई एम राइट। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ओके ट्रांस रेक्टल जो करेंगे, बिल्कुल। सुशीला बेनीवाल बैरवा, जो इतना लंबा नाम है बेटा, हाँ यही है जो मैं बोल रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन से आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आपको आता था। आप क्लास में जुड़े रहो, चीज़ें पॉजिटिव होती रहेंगी। बस लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आपका परम धर्म है अपने गुरु के प्रति। समझ आए बच्चे? तो आपने कहा क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप ये जानते हो ऐप का ऑफर आज लास्ट है, और इस ऐप में आप आज ये जो सामने दिखाई दे रहा है नंबर, ये सिर्फ आज है, और मैं जो कह रहा हूँ ये कन्फर्म है। इसके बाद आपको ये ऑफर पता नहीं कब मिलेगा। तो कृपया करके जिनको लेना है ठीक है, जिनको फोर्स नहीं है कोई भी, जिनको मन है वो बाद में फ़ोन मत करना कि सर अब आपने बढ़ा दिया, बताएं नहीं। ये इसलिए सामने स्लाइड आई है कि आपको ये पता रहे कि ये सिर्फ आज के लिए ये बेटा। उसके बाद कल से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा आपको समझना है। ठीक है बच्चे? गुड, देख लिया सबने? आगे चलो। क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन के सामने। गुड, समझ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सामने आ चुका है, एक बार जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास चलेगी। अभी तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, अभी क्लास चलेगी। क्लास कहीं नहीं जा रही बेटा, क्लियर है? बस आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें। सुनील चिंपा, लास्ट वाला नंबर मेरा है, जो नीचे चल रहा है लास्ट वाला, वो मेरा ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 24 साल की एक महिला है, ओके। 24 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी, समस्या लेके आई है। क्या इनफर्टिलिटी की समस्या है उसको? शी हैज रेगुलर साइकिल ऑफ 28 डेज, उसको 28 दिन का रेगुलर साइकिल है, यानी उसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिन द नो डिस्मेनोरिया, उसको कोई पेन भी नहीं होता, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एकदम परफेक्ट उसका नॉर्मल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है बच्चे?
एंड हर LMP वॉज 8 मई। उसकी लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन टाइम था, जो एंड हुआ था, LMP क्या थी, 8 मई थी। व्हेन शुड हर एंडोमेट्रियल बायोप्सी परफॉर्म। अगर मैं इनफर्टिलिटी का रीजन पता लगाने के लिए मैं इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना चाहता हूं, तो वो राइट समय कौन सा है, जो कि आपको देखना है। किस समय उचित समय रहेगा एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने के लिए। जुड़े रहें, हर चीज को आप एक बात तक जरूर रखना, एक चीज मैं जो बता रहा हूँ ये आपने पहले नहीं पढ़ी, ये मैं जानता हूँ, और नहीं पढ़ी इसलिए आप मेरे साथ में हो कि आपको कुछ नया मिले। ऐसा अफलातून नहीं बता रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा और जो पूछा जा चुका है। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, अरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ से आया ये? मैं कह रहा हूँ माँ इनफर्टाइल है, अरे अभी कंसीव नहीं किया, कुछ तो सोच के आंसर दे भाई। ट्राइमेस्टर मैनेस्टर नहीं है इसमें कुछ भी। माता जी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, शिकायत लेके आई हैं, मुझे एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है, ये देखने के लिए क्यों नहीं कर रही है, ये कंसीव क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि उनका मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, जबकि इनका मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, कोई भी उनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम भी नहीं है, और 24 साल की एज में तो यंग एज है, आराम से बच्चे पैदा कर सकती हैं। फिर क्या समस्या हो गई कि ये इनफर्टाइल हो गई? इसका पता लगाना है मुझे एंडोमेट्रियल बायोप्सी से। सी लॉक कर दो, ओके बहुत बढ़िया, लॉक कर दो, चार बेटा ले जा। ओके बी, पीयूष शर्मा बी, सबने आंसर देना है, एक भी ऐसा ना हो कि जो आंसर ना दे, ठीक है। ओके कोमल दहिया ओवर सदैन, धीरज बी, ओके राहुल, ओके पता नहीं, तुक्के मार रहे हैं सब। भावना जोशी सी, ओके वैलियंस बी, चलो स्वामी राधे ए, श्रुति बी, नेहा बी, ओके मोहम्मद हुसैन ए, ओके सिखा प्री मेंस्ट्रुएशन टाइम पर, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग इसका आंसर तो फटाफट, एक भी बच्चा रहना नहीं जो आंसर नहीं दे, सबको आंसर देना है। 14 डे ऑफ ओवुलेशन, बहुत बढ़िया, 14 डे ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के 14 दिन बाद तो नहीं नया मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा बच्चे। 14th डे ओवुलेशन नहीं बोलते, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। सबने आंसर दे लिया, सबका पेट भर गया, सब खुश, सबने गलत कर लिया, खुश हो गलत करके, अब सब खुश हो गलत करके, चलो आ जाओ सही आंसर देते हैं, ठीक है। ओके 22 मई, बहुत बढ़िया बेटा। प्रोलिफरेशन बी, बहुत बढ़िया, ए बी, रवि सूर्या बी। रवि तू आंसर सारे गलत करता है क्या भाई, पढ़ता नहीं आजकल? नेहा ए, दिनेश ए एंड सी, दोनों बहुत बढ़िया। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सही वर्ड है बिल्कुल, नॉट 14 डे ऑफ ओवुलेशन, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आंसर दूं, चलो बहुत बढ़िया। एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यों कर रहे हो सर आप? आई वॉन्ट टू चेक द सीक्रेटरी स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियम। मैं एंडोमेट्रियम की बायोप्सी इसलिए कर रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं सीक्रेटरी। सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर उस महिला को, जो 24 साल की महिला है, उस महिला को, चलो महिला का नाम रख देते, सिमरन नाम है, महिला सिमरन है और वो आई है राज क्लिनिक के पास, ठीक है। महिला सिमरन है और राज क्लिनिक के पास आई है और उसने बोला है कि सर है, आप देखो एक बार क्या समस्या है, क्योंकि मेरा पीरियड तो नॉर्मल आते हैं और मुझे तो पेन नहीं है। तो उस महिला का कहना है आपने इस महीने इंटरकोर्स किया था, तो उसको बोला हाँ इंटरकोर्स तो किया था, तो आप अगले महीने आना, आप उस मंथ आना जिस मंथ आप इंटरकोर्स नहीं करते। पीरियड आने के बाद आप इंटरकोर्स मत करना, उस एक महीने तक जिसमें आपको टेस्ट कराना है उस महीने में इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपने कंसीव कर लिया और मैं निकाल रहा हूं एंडोमेट्रियम बायोप्सी,
तो बच्चे जो भ्रूण है वो निकल के, जो एम्ब्रियो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। बिना मतलब एक हत्या का पाप लगेगा मुझे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ऐसा करना मैडम, आप आना अगले महीने, और उस महीने आना जब बात समझ में आ रही है आपने कहा ठीक है। तो मीन्स नो इंटरवेंशन, नो इंटरकोर्स, नॉट इंटरवेंशन एक ही बात है वैसे तो, नो इंटरकोर्स एट सेम मंथ ऑफ टेस्टिंग। जिस महीने आपको टेस्टिंग करानी है उस महीने आप क्या करना, जो भी है बेटा, मैंने तो एग्जाम्पल नाम दिया था, ऐसा कोई मतलब नहीं, ठीक है। राहुल कुमार, माता जी को क्यों बोल रहे हो? इनफर्टाइल है, हर महिला आपकी माँ या बहन होती है, बच्चे पैदा करना ही माता जी नहीं होता है बच्चे, ठीक है। राहुल कुमार समझ में आ रहा है ना? तो आपने कहा नो इंटरकोर्स फॉर द सेम मंथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बायोप्सी के टाइम पे भ्रूण अलग हो जाए, एम्ब्रियो अलग हो जाए। पहली चीज आपने बता दी, ठीक है सर बता दी। सर वाई आप ये कर क्यों रहे हो? वाई एंडोमेट्रियल बायोप्सी आर देयर? I want to check the secretory condition of the endometrium। मैं एंडोमेट्रियम की सीक्रेटरी फेज को चेक करना चाहता हूँ। तो आप क्या चेक करना चाहते हो? आपने कहा want to check secretory condition of endometrium। आपने कहा सर एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी होती है क्या? अरे बिल्कुल होती है। एंडोमेट्रियम तो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। वो तो आपका दुर्भाग्य कि उसे स्पर्म नहीं मिल पाता। वो तो बेचारी हर महीने प्रोलिफरेशन भी करती है और सीक्रेशंस भी करती है, इस उम्मीद में कि क्या कभी पता नहीं कब व्यवस्था बैठ जाए और ये कंसीव कर ले। पर वो क्या है, एंडोमेट्रियम की जो सीक्रेटरी फेज है उसका कोई रीजन पूछे आपसे तो उसका रीजन होता है बेटा क्या? प्रोजेस्टेरोन। तो सीक्रेशन जो होते हैं एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम कौन सा हार्मोन सीक्रेटरी बनाता है? वो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बेटा विच वन? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? तो एक बात में क्लियर है, 8 मई को इसको क्या है, एलिफ। तो 8 मई से 14 दिन यानी 22 तारीख, यानी 22 तारीख को इसका ओवुलेशन हुआ है। तो आपने कहा 8 वाला गलत है और 22 वाला गलत है, क्योंकि मैं ओवुलेशन के बाद ज्यादा बनता है प्रोजेस्टेरोन, ओवुलेशन के ज्यादा बनता है कौन सा? क्योंकि ओवुलेशन के बाद ज्यादा बनता है प्रोजेस्टेरोन, तो उसके बाद धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है वो सीक्रेटरी होती है। इसका मतलब है कि ओवुलेशन के टाइम पर एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी नहीं होती है, प्रोलिफरेटिंग होती है। कैसी होती है? प्रोलिफरेटिंग होती है, सीक्रेटरी नहीं होती है। आपने कहा फर्क क्या है? एक कच्चा आम बड़ा वाला और एक पका आम। छोटा आम अमिया होती छोटी वाली, वो होता है नॉर्मल एंडोमेट्रियम। उसमें जो आम बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम, और जब आम पक जाता है काट कर खाते हो वो होता है सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम। अब समझ में आया आपको? हाँ, आम का सीजन चल रहा है इसलिए बताया मैंने आपको। तो आपने कहा इसका मतलब है कि आप ओवुलेशन के बाद चेक कर सकते हो किसको? एंडोमेट्रियम को। तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रोजेस्टेरोन को बनने में। आपने कहा सही समय क्या है? नेक्स्ट ब्लीडिंग से पहले, अगले ब्लीडिंग से 7 दिन पहले आप चेक कर सकते हो एंडोमेट्रियम को। अगले 7 दिन पहले, अगले पीरियड स्टार्ट होने से 7 दिन पहले एंडोमेट्रियम चेक की जानी चाहिए, अगर आप देखना चाहते हो सीक्रेटरी चेंजेस देखना चाहते हो। हाँ सर 29 डे पर पीरियड कैसे आ जाएगा? कुछ भी बोलते हो तुम लोग, मतलब वास्तव में बहुत दूर हो महिलाओं से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। 8 तारीख को आया है इसका पीरियड, 29 तो कैसे आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 8 को आया तो 6 को आएगा, 2 दिन पहले ही तो आता है, 28 दिन का है ना भाई। समझ में है? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर है बेटा 29 मई है जब आपको करना चाहिए, यानी 29 मई को आपको करना चाहिए था एंडोमेट्रियम बायोप्सी, अगर आप सीक्रेटरी चेंजेस देखना चाहते हो एंडोमेट्रियम के अंदर। बात इतनी सी समझ में आई है बच्चे आपको? आपने कहा ठीक है सर। तो इन दैट कंडीशन जो एंडोमेट्रियम कब करना है? आपने कहा 7 दिन पहले। हाँ 7 दिन पहले करना है अगले मेंस्ट्रुएशन से।
और अगला मेंस्ट्रुअल 28 दिन का है तो अगला आएगा 6 तारीख को, जो 8 को आया वो 6 को आएगा अगली बार। इतना सीख जाओगे धीरे धीरे, आपको टाइम लगेगा सीखने में, कब आता है कब जाता है आपको अभी टाइम लगेगा, थोड़ा हिम्मत रखो, ये दिन आपके भी आएंगे कि आप भी गिन पाओ। ऐसे मन छोटा नहीं करते, ठीक है बेटा। ओके, तो आपने कहा ओके देन हमारा आता ही नहीं, ओके ओके हिटमैन, कोई बात नहीं बेटा आ जाएगा सबका काउंट, ठीक है। आपने कहा सर ये बताओ इसमें देखते क्या है, अगर मैं एंडोमेट्रियम की बायोप्सी मैंने की और मैंने इसकी स्लाइड बनाकर मैंने इसकी स्लाइड बनाई, किसकी बेटा, बायोप्सी की, और मैंने स्लाइड कहाँ भेजी है, लैब में, मैंने स्लाइड कहाँ भेजी है, लैब में। अब बात ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपने कहा स्लाइड बना के मैं लैब में भेजी है, मेरे हिसाब से मैंने उसके दिन काउंट किए हैं, वो दिन हो रहे हैं बच्चे उसको 22 दिन, 20 डे, यानी उसको मेंस्ट्रुएशन के 22 दिन हो चुके हैं। मैंने 22वें दिन पे स्लाइड ली थी, उसके हिसाब से 8 तारीख को पेड़ आए थे, तो मैंने स्लाइड कब लिया बच्चे, 30 तारीख को, कब लिए मैंने, 30 तारीख। उसके पेड़ कब को आए थे, 8 मई को आए थे, और मैंने अब कब लिए, मैंने लिए 30 मई को, मैंने क्या लिया बेटा, स्लाइड। तो 22 दिन की हो गई एंडोमेट्री। बात समझ आ रही है बच्चे। तो आपने कहा ठीक है सर, अब बताओ अगर मैंने लैब में भेजी और मैंने कहा कि ये देखो इस एंडोमेट्रियम में कितने दिन की है सिक्रेटरी, उसने कहा सर 18 दिन की आ रही है। मैंने कहा अरे ध्यान से देखो मैंने 22 दिन की भेजी है, बोला सर 22 दिन की भेजी होगी, 18 दिन बता रहा स्लाइड में, तो उसको देखकर लग रहा है कि एंडोमेट्रियम 18 दिन पुरानी है, यानी ये एंडोमेट्रियम 18 दिन की है और इसमें आ रहा है 22 दिन। समझ में आ रहा है बच्चे। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन के 22 दिन की मैंने स्लाइड बनाई थी और मुझे मिला कितना है, मुझे मिला है 18 दिन, टेस्ट में 4 दिन का गैप है, यानी 22 दिन की एंडोमेट्रियम दिखने में 18 दिन की लग रही है। इसका मतलब सिक्रेटरी प्रॉपर नहीं है, समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द ल्यूटियल फेज, समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द ल्यूटियल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के 2 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो आपने कहा कि अगर आपके दिन में और रिपोर्ट के दिन में जो गैप है वो 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा आ रहा है, आपके जो आपके हिसाब से तो होनी चाहिए एंडोमेट्रियम, और जो रिपोर्ट में आ रही है उसमें 2 दिन से ज्यादा का गैप है, इसका मतलब बेटा इसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, और इसलिए ये माँ कंसीव नहीं कर पा रही, इसलिए ये महिला कंसीव नहीं कर पा रही। आपने कहा कि इन दैट ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में, जो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, क्योंकि इस वजह से आप ये मान सकते हो कि ल्यूटियल फेज इज डिपेंड ऑन फंक्शनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो या तो कार्पस ल्यूटियम काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ये महिला कंसीव नहीं कर पा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 दिन से ज्यादा का अंतर आए आपके हिसाब से एंडोमेट्रियम में और रिपोर्ट के हिसाब से एंडोमेट्रियम में, तो आप ये मान के चलना इसको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है। चलिए बच्चे, इसी के साथ ये क्वेश्चन हुए पूरा और इसी के साथ आज का सेशन होता है पूरा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। निराश ना हो, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। और जाने से पहले एक लास्ट बार, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बात।
Hello everyone. Good evening all of you. कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास से 15 to 20 मिनट आपकी डिले हुई है. आपने इतनी देर वेट किया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद. देखिएगा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, स्लीप, ग्रीप एंड परसेप्शन. तो साइकेट्री की क्लास आपकी कंटिन्यू है. एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए. फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास. इसमें बात करने वाले हैं अपन साइकेट्री के कुछ स्पेशल डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग. ठीक है, और कल की अपनी क्लास जो होगी साइकेट्री की वो लास्ट क्लास होगी. उसके बाद में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे. यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. विजय गढ़वाल जी, आप वेट कीजिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी क्लास के एंड के अंदर. ठीक है, अभी देखिएगा, बात करते हैं अपन टॉपिक के रिगार्डिंग कि आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझेंगे. तो क्लास के साथ आप कंटिन्यू रहिएगा. नेक्स्ट अपना न्यू सब्जेक्ट जो होगा वो फंडामेंटल होगा. ठीक है, फंडामेंटल या फिर एमएसएन जो भी होगा आपको कल डिटेल बता दी जाएगी. सारे क्लासेस का शेड्यूल आपका डाल दिया जाएगा, तो आप अपडेट रखिएगा कम्युनिटी पोस्ट से. और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे. रेगुलर आप क्लासेस देखते रहिएगा और क्लासेस के साथ साथ जो आपको क्विज करवाए जाते हैं तो रेगुलर आप क्विज सेशन भी कंटिन्यू रखिएगा. ठीक है, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन कि एमसी, नॉर्सेट और ईएसआईसी के लिए फुल बैच हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखा है जिसमें रेगुलर लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं. तो आप रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं. एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन. हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म भी करवाई जाएगी आपको, डोंट वरी. एक बार साइकेट्री को हो जाए, कल की क्लास के बाद आपको डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट करवा दी जाएगी एक क्लास के अंदर. नेक्स्ट इसके अलावा देखिएगा, सीबीडी टेस्ट आपके कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट किए गए हैं जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी. टोटल 30 टेस्ट होंगे जिसके अंदर आपको माइनर, मिनी मेजर और मेजर टेस्ट कंडक्ट करवाए गए यहाँ से. हाँ देखिए, 2 दिन से आपका क्विज नहीं चल रहा है, वो सर्वर एरर के कारण. आप वेट कीजिएगा, मंडे तक सही करवा दिया जाएगा उसको. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना. उसका ऑप्शन आप पूरे पढ़िएगा. ऐसा नहीं कि आप, कई बार होता है कि हम पहला ऑप्शन देख के उसका राइट आंसर कर देते हैं. ठीक है, अपने दिमाग के अंदर अगर